पद थे नर्सिंग अधिकारियों के। आज 3 साल लगभग होने वाले हैं और उन पदों पर आज तक चयन प्रक्रिया आज तक नहीं हुई है। ये आरटीआई के द्वारा मांगी गई जानकारी है। ये बाहरी राज्यों के जितने भी लोग हैं इनको परमिशन दी गई है हाई कोर्ट द्वारा। तो इनके पास डोमिसाइल नहीं है या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स कम है, उसके बाद भी ये परमिशन ले आए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि इन जितने भी बाहरी राज्य के जितने भी ये आवेदक हैं इनके आवेदनों को निरस्त किया जाए और उत्तराखंड का जितना भी बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दिया जाए, ना कि इन बाहरी राज्यों के लोगों को। 2021 में कोई पोस्ट आती है, आप उसका 22 में पेपर कराते हैं और 23 में आके आप डिसीजन लेते हैं कि ये पेपर निरस्त किया जाता है। तो आखिरकार उन युवाओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद हैं और हमारे साथ युवा साथी है जो कि लगातार पिछले लंबे समय से परीक्षा की तैयारी करते हैं और इनके जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे मुद्दे इनसे बात करते हैं। आप नाम बताइए अपना और किस तरीके से देखते हैं, ये कोई कागज आप लेके आए हैं, क्या है? मेरा नाम बबलू है, मैं एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड के अंदर उस टाइम पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे। उस टाइम पर नर्सेज के 2621 पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के और मेडिकल कॉलेज के पद थे नर्सिंग अधिकारियों के। आज 3 साल लगभग होने वाले हैं और उन पदों पर आज तक चयन प्रक्रिया आज तक नहीं हुई है। वर्षवार नियुक्ति का मामला था, इसमें आधे पद जो स्वास्थ्य विभाग के थे उसमें चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मेडिकल कॉलेज के जो 1400 पद है आज भी वो जस के तस पड़े हुए हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार नर्सेज जो दुख जो दर्द झेल रहे हैं, लगभग 2011 के बाद यहाँ वैकेंसी नहीं आई है। इतने लंबे समय के बाद वैकेंसी आई तो उसको 3 साल लगभग होने वाले हैं, अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और धन सिंह रावत जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द 1 या 2 माह के अंदर पूरा किया जाए। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उस समय एग्जाम का प्रावधान था और मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के पदों को एक साथ भरा जा रहा था। मतलब उस समय उन दोनों विभागों के पदों को एक साथ भरना सरकार के लिए इजी था। उस टाइम पर एग्जाम सेंटर बनते, एग्जाम होता, इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती, उस टाइम पर उनको इजी लग रहा था। अब वर्षवार माध्यम के द्वारा चयन होना है, इसमें कोई सेंटर नहीं बनना है, कुछ नहीं होना है। जो डाटा है उस डाटा में से सीनियरिटी वाइज उनको निकालना है। अब उनको टफ लग रहा है और स्वास्थ्य विभाग के पदों को अलग कर दिया गया है, मेडिकल कॉलेज के पदों को अलग कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एक साथ पदों को भरा जा सकता था। और दूसरी बात, जो बाहरी राज्य के लोग हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में बात डालना चाहता हूं। बाहरी राज्यों के कुछ लोग हैं वो हाईकोर्ट से परमिशन लेके आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये पेपर दिखा दीजिए पास आके। जी बताइए। ये आरटीआई के द्वारा मांगी गई जानकारी है। ये बाहरी राज्यों के जितने भी लोग हैं इनको परमिशन दी गई है हाईकोर्ट द्वारा। तो इनके पास डोमिसाइल नहीं है या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स कम है, उसके बाद भी ये परमिशन ले आए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इन जितने भी बाहरी राज्य के जितने भी ये आवेदक हैं इनके आवेदनों को निरस्त किया जाए और उत्तराखंड का जितना भी बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दिया जाए, ना कि इन बाहरी राज्यों के लोगों को। हमारा हक पहले है, ना कि इनका। तो इन लोगों को, जो ये बाहरी राज्यों के लोग आए हैं, इनके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि इनके पास वो सारे प्रमाण पत्र नहीं है जो कि इस भर्ती के लिए जरूरी है। तो मेरा एक ही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि सब कहाँ के लोग हैं, आप क्या चाहते हैं? ये राजस्थान के लोग हैं, आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा क्लियर दिखाएं। ये स्थायी पता है, आप दिखा सकते हैं। राजस्थान, यूपी, झारखंड, इनके पास डोमिसाइल नहीं है। तो उत्तराखंड का युवा कहां जाएगा? मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और धन सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इनके खिलाफ इनके आवेदनों के बारे में, हमारे काफी साथी उनसे मिले भी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द इनको बाहर किया जाए, क्योंकि इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में केस डाला हुआ है और उस केस की वजह से जो है ये भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं पूरे प्रदेश के नर्सिंग बेरोजगार साथियों की ओर से कि इनके आवेदनों को निरस्त किया जाए और इस भर्ती प्रक्रिया को, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के 1400 पद जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, ये सारे पदों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, भरा जाए। धन्यवाद। आपका नाम? जी, मेरा नाम पीयूष जोशी है। पीयूष जी, सरकार जो है 1 वर्ष का कार्यकाल काफी अपना बेहतरीन मान रही है और जो जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि सरकार का 1 वर्ष जो है वो काफी अच्छा रहा, सराहनीय कार्य रहे। किस तरीके से आप देखते हैं, आप युवा हैं?
देखिए, कई जगह सराहनीय रहे होंगे, मगर युवाओं के लिए मैं विशेषकर बात करूँगा, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ और वर्तमान में परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा हूँ, और मजबूरी कहूँगा इसको कि उत्तराखंड युवा एकता मंच हमको बनाना पड़ा, उसका मैं संयोजक हूँ। आप देखिए, जैसे बेरोजगार संघ गढ़वाल में लड़ाई लड़ रहा है, वैसे उत्तराखंड युवा एकता मंच यहाँ कुमाऊं में जो है, चाहे महाआक्रोश रैली हो या वो हो, लगातार जो है युवाओं की आवाज बुलंद कर रहा है। अब आते हैं कि युवाओं के साथ इस 1 साल में क्या हुआ। जैसे ही हम बात करते हैं कि भर्ती घोटालों की शुरुआत जैसे ही होती है, तो 14 सितंबर के लगभग जो है ये हमने यहाँ पे एक महाआक्रोश रैली निकाली। मैं चाहूंगा कि आपके कैमरामैन इसको दिखाएं, क्योंकि अब सब डिजिटलाइज हो चुका है मुख्यमंत्री कार्यालय से। तो ये पत्र में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव हैं कांडपाल जी, उनके मोहर भी आपको दिखेगी, सचिव कार्मिक को ये पत्र गया भी हुआ है। आप देखिए, इसमें हमने साफ साफ मांगे की थी। मांग ये थी कि उत्तराखंड की जितनी भर्ती परीक्षाएं हों उनकी सीबीआई जांच हो। मांग ये थी कि वर्तमान में आयोग को पहले सशक्त किया जाए, उसके बाद जो है चीजें कराई जाएं। लगातार जो है गलत हो रहा था प्रदेश में, तो हम लोग आवाज बन के लगातार उठा रहे थे, मगर नहीं सुनी गई। उसमें कई मांगे हमारी मानी गई। हमने लिखा था कि नकल विरोधी कानून का जो है आप ड्राफ्ट बनाकर जो है हमें प्रस्तुत कीजिए, हम बताएंगे उनमें क्या चीजें हो सकती है। हम भी पढ़ने वाले शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम लोगों का यही कहना था कि आप उनको जो नकल विरोधी का कानून है उसका ड्राफ्ट जो है वो लेके आइए। नकल विरोधी कानून जैसे ही आया, उसका 11 का सब क्लॉज भी ये कहता है कि अगर आप मान लीजिए आप पत्रकार हैं, आप उस खबर को चला रहे हैं और मैंने कोई शिकायत की, उसका मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, तो आपके और मेरे दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। आज मतलब नकल माफियाओं में तो कोई खौफ नहीं है, कोई मुकदमा अभी तक। देखिए, नकल विरोधी कानून की इतनी बड़ी आभार रैलियां निकली, पर मेरा यही प्रश्न है कि क्या कोई नकल माफिया इससे खौफजदा हुआ? नहीं हुआ। खौफजदा कौन हुआ? वो मीडिया हाउसेस खौफजदा हुए जो हमारी खबरें चला रहे थे। मैंने सुना कि कई मीडिया पोर्टलों से जबरन जो है वीडियोस डिलीट करवाई गई। तो डरा कौन? छात्र डरा, विद्यार्थी डरा, पत्रकार डरे। तो क्या ये नकल विरोधी कानून जो है मतलब छात्रों को डराने के लिए लाया गया था? इसके अलावा आगे जाते हैं, इसके बाद जब दोबारा 19 फरवरी को जब हमारा मतलब ये 22 तारीख से हमारी यूके पीसीएस की मुख्य परीक्षा थी, मैं भी मुख्य परीक्षा का अभ्यर्थी था। हमने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये फिर एक ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी को बाई ईमेल और बाई पोस्ट हम लोगों ने भेजा। हमने कहा कि जो है इन परीक्षाओं में जो है ये भी संभावित है कि जो है ये परीक्षा के प्रश्न पत्र भी जो है सवालों के घेरे में, क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझा हुआ था, कई मुद्दे ऐसे थे जो सुलझे हैं। आज की डेट में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो विकलांग कैंडिडेट, पीएच कैंडिडेट्स हैं, उनका मुद्दा आज भी न्यायालय में चल रहा है। और आलिया नाम की एक लड़की है जिसने जो महिला आरक्षण का विधेयक है उसको चैलेंज कर दिया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहा था कि संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल 371 के तहत जो है आपको आरक्षण देने का अधिकार दिया गया है। तो हमने उनसे बोला कि और राज्यों के लिए भी यही सेम प्रोविजंस है, तो 371 आई तक है, आप 371 जे जोड़िए, सॉरी 371 जे तक है, 371 के जोड़िए और हमारी राज्य की महिलाओं को संसद से जो आप पारित करवाने के लिए जो है आप प्रस्ताव भेजिए। मगर वो नहीं हुआ। आज की डेट में जो 30% आरक्षण की बात है, हमने बधाई भी दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, मगर हम यही दुआ करते हैं कि वो चैलेंज ना हो। मगर अगर हो तो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो हमारी महिलाओं का जो अधिकार है वो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद और मुद्दों पे आते हैं। अभी देखिए, पटवारी वाला पेपर था, परीक्षा से जस्ट 2 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात रखी थी, उसके लिए जांच के लिए भी हमने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो उसमें भी जो है प्रथम दृष्टया कई चीजें गलत लग रही थी। हमने जो है आरोप लगाए और हमने जो है चीजें सामने रखी, पत्र भी लिखे जांच के लिए। माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हमने जो है पत्र लिखा है और सारे प्रूफ्स के साथ, हमने सबूतों के साथ जो है वो पत्र लिखा है। अब बात यह है कि युवा कब तक जो है, हम देखिए हमारा काम आंदोलन करना नहीं है, हमारा काम जो है आपका भी एक वीडियो में सुन रहा था, तो आपके एक वीडियो को मैं चाहूंगा कि आपको ही सुनाऊं, जिसमें आप कह रहे थे कि जो है युवाओं को, हम ये नहीं चाहते कि युवा जो है, विधानसभा का मैं वो सुन रहा था, तो युवाओं को हम ये नहीं चाहते कि युवा आंदोलन करें। हमारा काम ये है कि हम युवाओं से को तैयारी की ओर अग्रसित करें। तो हम भी तैयारी करना चाहते हैं, हम कोई आंदोलन करना नहीं चाहते। हम कोई इतने बड़े घर से नहीं आते हैं, अभी टेम्पो से हम लोग आ रहे हैं। हम कोई इतने बड़े संपन्न परिवारों से हम भी नहीं आते हैं कि रोज जो है आप ये कहें कि जो है इनको जो है कोई कह रहा होगा कि इनको फंडिंग मिल गया। हमने उनसे निवेदन करते हैं, आप भी आइए इस स्थिति में, जब आपका रोजगार पे आघात होगा तो आप भी मजबूर होंगे। चाहे आप देखिए, आप गौला का मुद्दा था, तो गौला का जब तक मुद्दा नहीं सुलझा, हर भाजपा कार्यकर्ता जो सड़कों पे था, आज मतलब उन्हीं भाजपा कार्यकर्ताओं के जो बच्चे हैं वो पेपर दे रहे हैं। हम भी मेरे परिवार पूरा भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, मैं खुद स्वयंसेवक हूँ संघ का। हम लोग जो है
आज विरोध करने के लिए मजबूर क्यों हुए हैं? हमारा विरोध सरकार से नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री बदले। 13 मुख्यमंत्री बदल गए, हुआ क्या? मुख्यमंत्रियों को केवल और केवल 13 मुख्यमंत्रियों की 12 लोगों को और पेंशन मिल गई है। पुष्कर सिंह धामी जी भी बदल जाएंगे, 14वां आएगा तो वो 14वें की जगह पुष्कर सिंह धामी जी को एक राज्य के ऊपर एक और बोझ तो बन गया कि पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी पेंशन मिलने लग जाएगी। हम राज्य के ऊपर बोझ बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिस्टम जो है सिस्टम में सुधार आए। वो सिस्टम में सुधार कैसे आएगा? हम आह्वान कर रहे हैं जितने ईमानदार, जितने भी ऐसा नहीं है कि हाकम सिंह ही गिरोह बना सकता है, अशोक खेमका जैसे लोग भी हैं, टीएन सेशन जैसे भी हैं। जो टीएन सेशन हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो कहते थे कि आई ईट पॉलिटिशियन इन ब्रेकफास्ट एंड आई स्वैलो देम इन डिनर। तो नेताओं में भय था वैसे अधिकारियों का। क्या आज उत्तराखंड के अंदर ऐसे अधिकारी जो है मर चुके हैं? अगर मरे नहीं है तो अपनी जमीर को जगाइए। मेरा उन सभी अधिकारियों से निवेदन है, आप जैसे मेरे घर भी जब नजरबंद के लिए आए हुए थे तो उनका स्पष्ट ये कहना था, उनकी आंखों में, मेरी आंखों में आंसू थे तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। कह रहे थे कि भगत सिंह को अपना परिवार हमेशा फूंकना पड़ा है, हमारी भी मजबूरी है। मैं कहना चाहता हूँ आपकी भी मजबूरियां हैं, मगर उस संवैधानिक दायरे के अंदर अगर आपसे गलत करने के लिए कोई मजबूर कर रहा है तो वो संविधान आपको जो है कहेगा, आप कहिए ना लिखित में दीजिए हमें आदेश, आप मांगिए उनसे लिखित में आदेश, आप कहिए कि जो है हम नहीं मानेंगे, चाहे हाकम आए चाहे वो आए। क्या हाकम सिंह जब गिरोह बना सकता है, क्या हमारे जो सरकार के आज आला अधिकारी हैं क्या वो ईमानदार अधिकारियों का एक गिरोह नहीं बना सकते हैं? करिए आप एक गिरोह बनाइए संगठित, जैसे हाकम सिंह का आज पूरा संगठित गिरोह है। क्या हमारे राज्य के ईमानदार अधिकारियों का संगठित गिरोह नहीं हो सकता है? क्या हम उनके लिए कार्रवाई करने के लिए मांग नहीं कर सकते हैं? मैंने विपक्ष के नेता भुवन कापड़ी जी का वो सुना था, अंजाम बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तो वो हाल आज उत्तराखंड का है। क्या आज उत्तराखंड में जो है बार बार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है? मैं दिखाना चाहता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो राजस्थान की है, यूपी की है, सब जगह आप जो है माननीय योगी जी की वीडियो आपको दिखाता हूँ। योगी जी उसमें कह रहे हैं कि 2012 से मैं अभी तक सीबीआई जांच की आदेश में कर रहा हूँ। तो क्या आज जो है वहां पे भर्तियां रुक गई? आज दिल्ली में देखिए आप, दिल्ली में सीबीआई जांच हो रही है शराब के भर्ती घोटालों के ऊपर। क्या दिल्ली में शराब की बिक्री जो है वो हो गई? नहीं हुई ना। तो युवा की केवल एक ही मांग है, भर्ती घोटालों की जांच हो, सीबीआई जांच हो। इसके अलावा आयोग में एक मुद्दा बस इसके साथ में कंक्लूड करूंगा कि आयोग ने अभी जो है मुख्य परीक्षा का सिलेबस बदलने की बात करी है। आप यूपी से हर चीज आप यूपी से उठा के ला रहे हैं, तो यूपी का सिलेबस भी चेंज हुआ है। उसमें क्या किया गया है? उसमें ये किया गया है सारा यूपी मुख्य परीक्षा में पूरा यूपी विशेष है। तो मैं चाहता हूँ कि वो वैसा ही उत्तराखंड राज्य में भी हो। धन्यवाद। आप भी युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं? 1 वर्ष सरकार का पूरा हो चुका है, क्या रहा? क्योंकि युवा लगातार सड़कों में रहे, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो जो उत्तराखंड रहा है, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और जो यहाँ का छात्र है, यहाँ का युवा है, हमेशा से ही संघर्ष करता हुआ आया है। और अब ये पेपर लीक हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ के युवा हैं वो उनके घर वाले उन्हें पहाड़ों से भेजते हैं और पहाड़ों से वो शहरों में इसलिए आते हैं कि वो यहाँ पर आए, कोचिंग इंस्टीट्यूटों में आए और नौकरी पाएं और अच्छा जीवन यापन करें। लेकिन आज युवाओं के साथ क्या हो रहा है? आज युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, मैं एक जेईई का अभ्यर्थी था। 2021 में कोई पोस्ट आती है, आप उसका 22 में पेपर कराते हैं और 23 में आके आप डिसीजन लेते हैं कि ये पेपर निरस्त किया जाता है। तो आखिरकार उन युवाओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और दूसरा, आज क्योंकि एक तो उत्तराखंड में नौकरियां कम है, नौकरियां है ही नहीं, सरकार कह रही कि नौकरियां नहीं है, स्वरोजगार की तरफ बढ़ावा करें, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वरोजगार करो। जब एक तरफ नौकरियां नहीं है आप, और जो भी सरकारी नौकरियां हैं, क्योंकि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं या तो वो आर्मी में जाते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अब जो पहाड़ का माँ बाप उसे अपने जीवन यापन से पैसे काट के उसे शहरों में भेज रहा है और कह रहा है कि तुम कोचिंग करो, और वो कोचिंग करने के बाद जब उसका पेपर हो रहा है तो उसे पेपर तो उसके बाद उसे पता चल रहा है कि पेपर तो पहले ही बिक गया था। तो आखिरकार छात्र करे क्या? तो ये सरकार का 1 साल का कार्यकाल है कि उस सरकार ने एक नकल विरोधी कानून तो बना दिया है, लेकिन वो नकल विरोधी के साथ साथ संदेह विरोधी कानून ज्यादा हो गया है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। और दूसरा, पेपर कराने की इतनी जल्दबाजी सही नहीं है। आप देखिए, आपने पटवारी का पेपर कराया, मैं तो खैर पटवारी का अभ्यर्थी नहीं था, मैं जेईई का अभ्यर्थी था। आपने पटवारी का पेपर कराया, पटवारी में एसएल सेमवाल जी का सिग्नेचर है। जिस अधिकारी को आपने 3 दिन पहले हटा दिया, उसके सिग्नेचर से आप एडमिट कार्ड अलॉट कर रहे हैं। और उसके बाद आपका यूपीएससी का जो क्लॉज 4 है, क्लॉज 4 कहता है कि वो सारा विवेक पेपर बनाने से लेकर संरक्षित करने का विवेक एसएल सेमवाल जी जो परीक्षा कंट्रोलर है, नियंत्रक है, उनके अधीन है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो परीक्षाएं बिल्कुल निष्पक्ष हुई थी? अब आप दूसरा मामला देखिए, जो कनिष्ठ सहायक वाला पेपर हुआ है, आपको यही नहीं पता कि आप 4 सेट बना रहे हैं और चारों सेट एक जैसे हैं। तो ये क्या मतलब है? आपको इतनी जल्दीबाजी किस बात की है?
मेरा तो ये मानना है कि अभी सरकार ने फिर कह रही है कि जेईई का पेपर आपका अप्रैल में होगा और उसका अप्रैल में उसका अध्याचन जारी होगा और अगस्त में उसका पेपर कराएंगे। मेरा सरकार से ये कहना है कि पहले आप सारी चीजों को बंद कीजिए, आप यूपीएससी, यूके ट्रिपल एससी सब चीजों को भंग कीजिए, इनको दोबारा नए तरीके से इनको रिफॉर्म कीजिए और उसके बाद ही पेपर कराइए, जब तक सीबीआई की जांच ना हो। क्योंकि आप ये देखिए, आज कल मैं देख रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 80 से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर पहुंचाने का काम किया है। वो 80 से ज्यादा से आधे से ज्यादा लोग तो बेल पे बाहर हैं, आप कैसे कह रहे हैं? और दूसरा, उत्तराखंड में हमारी माताओं बहनों की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अंकिता भंडारी जैसा प्रकरण, आज राज्य सरकार कह रही है कि हम हर जिले में नवरात्र में 1-1 लाख रुपए देंगे, लेकिन आप पहले उस वीआईपी का नाम नहीं बता पा रहे हैं। आज 1 साल होने वाला है, आप पहले उस वीआईपी का नाम बताइए, आपकी सरकार ने क्या काम किया, कैसे रातों रात रिजॉर्ट तोड़े गए, कैसे उसके जो आरोपी है वो वहां से भाग गए, आपने क्या कार्रवाई करी? आप प्रदेश की माताओं बहनों को क्या संदेश दे रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? जो यहाँ का युवा, उत्तराखंड का युवा यहाँ अच्छी नौकरी पा सकता है, यहाँ वो सब इंस्पेक्टर से लेकर, यहाँ पटवारी से लेकर कोई अच्छी पोस्ट में जा सकता है, लेकिन आज वो इन पेपर लीक के चक्करों में बाहर के जो अन्य बड़े शहर है वहां जाकर छोटी नौकरियां करने को मजबूर है। वहां वो 8-10 हजार की नौकरियां होटलों में कर रहा है। वो आखिरकार यहाँ का युवा करे क्या? उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तरफ पलायन की मार है, एक तरफ यहाँ आपदाएं आ रही है। अब आप आपदाएं देखिए कि अभी भूकंप 2 महीने में कितनी बार भूकंप आ चुके हैं, लेकिन सरकार का अभी कोई ध्यान नहीं किया। जब कोई बड़ी त्रासदी हो जाएगी तब सरकार का ध्यान इस तरफ जाएगा। जोशी मर्द रख रहा है। आप पहाड़ों के स्थिति देखिए कि जो हल्द्वानी और ये अन्य शहर है वहां की स्थितियां और धारचूला और उत्तरकाशी या बागेश्वर के सीमांत गांवों की स्थितियां डिफरेंट है। वहां के आदमी के पास रोजगार के अवसर बहुत कम है। वहां की माताएं अपने घर का चूल्हा आज दूध बेचकर ये छोटे छोटे काम करके चला रही है और उस पैसे में से काट के अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेज रही है। और जब वो बच्चा कोचिंग में जाता है, पढ़ाई करता है, 4 साल मेहनत करता है, 6 साल मेहनत करता है और उसके बाद 2 साल की कठिन मेहनत के बाद वो पेपर देता है और पेपर के बाद जब पेपर हो जाता है उसे शाम को पता चलता है कि ये पेपर मेरा दिख गया था। तो आखिरकार क्या करेगा युवा? आज युवा आत्महत्या कर रहा है। लेकिन हम उन युवाओं से कहना चाहेंगे कि आत्महत्या की ये समस्या का हल नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश में है, हम लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ेंगे और अपने अधिकार पाएंगे। तो सरकार ने रोजगार की तरफ जरूर ध्यान दे। सरकार सीबीआई जांच कराए, बहनों बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, तभी सरकार का हम 1 साल का सफल कार्यकाल मानेंगे। ठीक, आप बताइए क्या कौन से कागज लेके आए? ये हमारा सर स्किल डेवलपमेंट को लेके चला है, जिसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ हम 2 साल से आवाज उठा रहे हैं। ये आवाज जो है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और अशोक लीलैंड के बीच में। असल में जब ये हुआ था 2010 में, जब ये कोर्स चलाया गया था, उसमें भी एक जैसे हाकम सिंह का इसमें नाम आ रहा है, उसमें भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के हाकम सिंह, विनय कुमार पाठक उसके फर्स्ट वीसी रहे थे, जिन्होंने ये कोर्स चलाया था। उस कोर्स को उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर चलाया और इसको न तो इसमें कोई ट्रेड दर्शाए और न इसको कहीं से मान्यता दी। और उसके बाद इन्होंने कंपनियों के साथ एक अनुबंध एमओयू गोपनीय तरीके से टाइप किया और मौखिक रूप से ये बोला कि आप लोगों को ये कोर्स पूरा होने के बाद आप लोगों को हम स्थायी जॉब देंगे। उसके बाद जैसे हम लोगों से कोर्स कराते हैं और ट्रेनिंग के नाम पर जितनी भी औद्योगिक इंडस्ट्री है सब हम लोगों का शोषण करती है। उसके बाद जब हम लोगों का कोर्स पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को बोलते कि आप लोगों का जो डिप्लोमा है फर्जी है, कहकर हम लोगों को बाहर कर देती है। उसके बाद हम लोग यहाँ शासन के प्रशासन के आए दिन चक्कर लगा रहे हैं। हमने उद्यम सिंह नगर के प्रशासन के चक्कर लगाए, उन्होंने भी हम लोगों को गुमराह किया। उसके बाद वहाँ जो एसएसपी साहब है उनके पास हम 3 बार गए, साहब इसमें हमारी जांच करवा दो, लेकिन उन्होंने आज तक जांच नहीं करवाई। उसके बाद के जिलाधिकारी के पास भी गए, उन्होंने भी एक बार जांच करवाई। तो उसके बाद उन्होंने जो उनका मीटिंग हुई तो वहाँ के खुद वो बोलने लगे, वहाँ के एडीएम साहब बोलने लगे आप लोग स्वरोजगार कर लो, आप लोग ठेली लगा लो, आप लोग ये कर लो, ऐसे ऐसे हम लोगों को रिस्पॉन्स मिले थे। उसके बाद हमने यहाँ पर हल्द्वानी नैनीताल जिले के जो डीएम साहब है, जिलाधिकारी, इनसे भी हम लोगों ने गुहार लगाई, यहाँ के एसएसपी साहब से गुहार लगाई, खुद कमिश्नर साहब के पास 1 साल से हम गए, लेकिन किसी ने हम लोगों की कोई भी बात कहीं से कहीं तक नहीं सुनी। उसके बाद भी जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो यूनिवर्सिटी सरकारी है, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो कंपनी है बहुत बड़ी फर्म है उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो गया तो आप एक काम करो, नया कोर्स करो, उसके बाद आप हम लोगों के पास आओ, हम आप लोगों को जॉब दे देंगे। इस टाइप के ऐसे लोगों के रिस्पॉन्स हैं। 3 बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी से हम मिल चुके, अपना ज्ञापन दे चुके, हम लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है तो इसमें क्या कहते हैं आप हम लोगों के साथ न्याय कीजिए। जो हमारे हल्द्वानी के माननीय विधायक सुमित द्विवेदी जी, इन्होंने विधानसभा पटल में भी हम लोगों का मुद्दा उठा दिया है कि हम लोगों के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है कि हम लोगों के जो मामले को ये लोग संज्ञान में ले रहे हैं।
2 साल से हम लोग भटक रहे हैं, 3 साल से बुद्ध पार्क में धरने में हम बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। हम मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी जल्दी संज्ञान में ले और इन बेरोजगारों के दर्द को समझते हुए इन लोगों को रोजगार देने की न्याय की बात करें। और जो ओपन यूनिवर्सिटी है जो इतनी तानाशाह बनी हुई है, इस ओपन यूनिवर्सिटी के पास हम गए थे कि हम लोगों के साथ जो डिप्लोमा दिया गया है इसकी आप मान्यता प्रदान करा ले, लेकिन यहाँ के ओपन यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है ओम प्रकाश नेगी जी, इन्होंने हम लोगों के साथ हाथापाई तक करी और हम लोग का कॉलर पकड़ा और अशोक लीलैंड के पास भी गए, उन्होंने हम लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। और हम जाए तो कहाँ जाए, अगर इस ग्राउंड बुद्ध पार्क से बाहर जाते हैं हमारे साथ पुलिस प्रशासन लठ लेके खड़ा है और बुद्ध पार्क में हमारे लोगों की आवाज नहीं सुनता। आगे हमारी आवाज सुनेगा तो कौन सुनेगा। कब से धरने में बैठे हुए हैं? यहाँ पर 3 महीने हो गए, 3 महीने से ज्यादा हो गया हम लोग को धरने में बैठे, लेकिन अभी तक यहाँ पर शासन प्रशासन कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। कितने थे लोग थे आप? हम यहाँ पर 300 लोग इससे पीड़ित है। कितने साल आपने वहां पर कोर्स किया? हम लोगों ने 5 साल कोर्स किया। कोर्स को बढ़ाते बढ़ाते कंपनी ने अपने निजी लाभ के लिए 5 साल 6 साल 7 साल इस कोर्स को चलाया। उसके बाद इन्होंने वहीं पर एक लायन थर्ड पार्टी है जिसको वहां पर मैन पावर लेने का वो नहीं है। अब आप लोगों को निकाल दिया क्या? कितने लोग थे? वहां से हम लोगों को 300 लोगों को निकाल दिया गया। अब देखो ये सिडकुल में इतना बड़ा वो हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। जो वहां पर एक लायन कॉन्ट्रैक्ट है इसको लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रखा हुआ है। दिखाइए, बोलिए। ये देखो ये सिडकुल में इतनी बड़ी कंपनी है अशोक लीलैंड, यहाँ पर जितने भी वो कॉन्ट्रैक्ट हैं किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, सबको यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग के लिए रखा हुआ है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हम लोगों को इस लैब कॉन्ट्रैक्ट में डेजिग्नेशन सीनियर ऑपरेटर इस पद पर इन्होंने हमको नियुक्त किया। इन्होंने हमको यहाँ सैलरी दे रखी है। ये जिसको एक नॉन टेक्निकल लोडिंग अनलोडिंग के लिए नॉन टेक्निकल पर्सन काम करता है, वो अशोक लीलैंड ने अपने निजी लाभ के लिए हम लोगों को एक स्किल्ड बनाने के बाद हम लोगों को लोडिंग अनलोडिंग वाली कंपनी में एक सीनियर ऑपरेटर के पद में नियुक्त किया। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जी। ये फर्जीवाड़ा हमने यहाँ पर उनसे सेवानिवृत्ति कार्यालय में ये श्रम आयुक्त यहाँ पर दीप्ति में है, उनसे भी हमने कह दिया कि ये हम लोगों का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, बोलिए वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज उनकी कोई जांच नहीं हुई अभी तक। धन्यवाद। तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि कंपनी और विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई भी अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की। आप भी इन्हीं के साथ हो, नाम बताइए। मेरा नाम भरत नेगी है। इसमें यही मामला है, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि शासन प्रशासन सब मिला हुआ है। मतलब युवाओं की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, जैसे कह रहे हैं कि हमारा 1 साल में बहुत काम हुआ है। 1 साल में सारा काम दिख ही रहा है, 1 साल में कुछ नहीं हुआ है। जितने वहाँ के प्रशासन शासन अधिकारी है सब बिक गए थे, सब अंधे गूंगे करके बैठे हुए थे। आज उनको ये दिख रहा है, आज अगर हम उनके पास जाते हैं तो आज यही कहते हैं कि आज G20 का काम है और हम ये G20 के काम में बिजी। अब ये जो इसका फैसला होगा, जो इसमें हम आगे प्रोसेस करेंगे, G20 की बात करेंगे। मतलब इनको G20 से पहले ये चीज दिख रही थी, 1 साल पहले 1 डेढ़ साल पहले की बात है। मतलब अगर इनको लग रहा था कि हम कम कर सकते हैं अभी,